ये दोस्तों, जैसा कि मैं पहले से विज्ञान पढ़ा रहा हूँ इस पे कक्षा 10 की। तो मैं तीसरे अध्याय के बारे में चर्चा कर रहा था। आज तीसरे अध्याय के बारे में और आगे चर्चा करेंगे। आज हम करेंगे आयनिक यौगिक के बारे में कि आयनिक यौगिक जो है किस तरीके से क्या होता है, क्या चीज़ होती है आयनिक यौगिक। इस शब्द का अर्थ क्या है आयनिक यौगिक का, देखिएगा। देखो, आयनिक यौगिक कहता है कि इसकी डेफिनेशन के तौर पे हम आपसे चर्चा करें तो आयनिक यौगिक कहता है वीडियो सही चल रही है, अच्छी क्वालिटी आएगी शायद। थोड़ा मैं ओरली बता रहा हूँ आयनिक यौगिक के बारे में। कहता है कि जैसे विपरीत आवेशित आयन है, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे धनायन, ऋणायन, इस तरीके के हैं। ठीक है, ऋणायन होता है, एक धनायन होता है। तो ये आपस में विपरीत हैं। तो विपरीत आवेशित आयन जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तथा मजबूत आकर्षित करने के बाद मजबूत स्थित वैद्युत बल से, मजबूत स्थित वैद्युत बल से बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। मजबूत वैद्युत बल जो होता है, डेफिनेशन के तौर पे मैं तुम्हें वही चीज़ समझाने की कोशिश करूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो आयनिक यौगिक है उसकी डेफिनेशन में अपनी तरफ से एक सरल भाषा में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। फिर दोबारा से बोल रहा हूँ कि विद्युत आवेशित आयन, विद्युत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तथा मजबूत स्थित वैद्युत बल में, मजबूत स्थित वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ऐसे आयनिक यौगिक इस तरीके से काम करता है। और इससे आगे एक और बात है कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या है। आयनिक यौगिक के बारे में तो हमने जान लिया कि आयनिक यौगिक क्या होता है। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या है। इसका एक भौतिक गुणधर्म पहले जान लेते हैं। जैसे भौतिक प्रक्रिया क्या है इसकी, भौतिक प्रक्रिया क्या है, ये ठोस है। ठीक है, ये ठोस, कुछ कठोर होते हैं, ये ठोस भी होते हैं और कुछ कठोर भी होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। क्या होते हैं, सामान्यतः भंगुर। ठीक है, इनका अगर जैसे गलनांक जाने, इनका गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, तो आयनिक यौगिकों का जो गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और होती है, इसमें एक और पॉइंट होता है घुलनशीलता। इसकी जो घुलनशीलता है, आयनिक यौगिकों की जो घुलनशीलता है प्राय जल में घुलनशीलता वो केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अवलेय होते हैं। जल में तो केवल ये घुलनशील है, लेकिन जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, ठीक है, और इस तरीके के में ये विलायक जो हैं अवलेय होते हैं। अब आयनिक यौगिकों में जो विद्युत चालकता होती है वो किस तरीके की होती है, ये भी मैं बता देता हूँ। आयनिक यौगिकों में जो जलीय विलयन में आयनिक यौगिक जो होते हैं उनमें जलीय विलयन में गलित रूप में विद्युत का चालन होता है, गलित रूप में विद्युत का चालन होता है। ठीक है, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। अगर ये इसमें विद्युत चालकता इसमें किया जाए, आयनिक यौगिकों में अगर इन्हें ठोस बना दिया जाए तो इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है, अभी मैं ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, थोड़ा सा ये इसके नोट्स के तौर पर मैं लिख देता हूँ, जाके तुम लिख लें, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा इसे ओरली। ये है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक जो है इसकी डेफिनेशन के तौर पर लिखूँ तो ये से विपरीत आवेशित
आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल, उम्मीद करता हूँ वीडियो की क्वालिटी सही आ रही होगी। वैद्युत बल में बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ये आयनिक यौगिक के बारे में है। इसके बाद अब और हम जानेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिक के गुणधर्म। आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या हैं? जैसे भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति क्या है इसे जानेंगे। ये ठोस व कुछ कठोर, ठोस या कुछ कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। ये इसकी भौतिक प्रकृति है। इसकी एक और जैसे गलनांक जाने, इसका गलनांक एवं क्वथनांक। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है देखिएगा। आयनिक जो आयनिक यौगिकों होते हैं, यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, एक इसमें पॉइंट होता है, जैसे इसकी और जान पाए तो घुलनशीलता। घुलनशीलता जो होती है इसकी आयनिक यौगिक की घुलनशीलता प्राय पानी में विलय है। आयनिक यौगिक जो है, आयन गुण की जो घुलनशीलता क्या है, वो प्राय पानी में विलय है। लेकिन पेट्रोल, केरोसिन, जैसे पदार्थ में यह अविलय है। ठीक है, अविलय है। और इसके बारे में जानना चाहें, विद्युत चालकता। इसकी वैद्युत चालकता क्या है इसे जानेंगे।
आयनिक यौगिक जलीय विलयन में गलने पर गलित रूप में वैद्युत का चालन करते हैं। यह ठोस रूप में वैद्युत का चालन नहीं करते, वैद्युत इसमें चालित नहीं होती है। ठीक है, ये आयनिक यौगिक के बारे में है। अब हम करें कि धातुओं की प्राप्ति के लिए धात्विक होना जरूरी है या कि नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ऐसे लिखना चाहिए, धात्विक धातुओं की प्राप्ति जो होती है धात्विक है। तो इसमें देखें खनिज रूप में क्या है, पृथ्वी में इसका जो क्या कैसे मिलते हैं धातु, तो ये बता देता हूँ मैं। खनिज रूप में ये मिलते हैं, तो खनिज रूप में किस तरीके से मिलते हैं ये बता देता हूँ। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, एक और शब्द आता है अयस्क। वे अयस्क क्या चीज होती हैं, वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है और उसे निकालना लाभकारी होता है। उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। ठीक है, अगर इसका देखा जाए कि ये सक्रिय श्रेणी में क्या है, सक्रिय श्रेणी क्या है इसकी, तो ये देखें तो इस तरीके से देखो, सक्रिय श्रेणी में एवं संबंधित धातु जो हैं वो क्या हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सबसे अधिक अवक्रियाशील हैं, सबसे ज़्यादा अवक्रियाशील हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती, विद्युत अपघटन पर है। ठीक है, और इसमें कुछ धातुओं में कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब जिनमें तो ज़्यादा अवक्रिया करते हैं और ना ही कम, मतलब ज़्यादा अवक्रियाशील भी नहीं है, कम अवक्रियाशील भी नहीं है, जैसे जिंक है, आयरन है, प्लेडियम है, कॉपर है, ठीक है, मरकरी है। ये जो है ऐसे है जो कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, बीच के मध्य के ऐसे धातु हैं। कुछ ऐसे भी धातु हैं जो सबसे कम अवक्रियाशील हैं, ऐसे हैं सिल्वर है और गोल्ड है, सिल्वर और गोल्ड ये सबसे कम अवक्रियाशील हैं। ठीक है, और इसमें चलो मैं खनिज की डेफिनेशन लिख देता हूँ। खनिज की मैंने डेफिनेशन बताई कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, एक शब्द और मैंने बोला था अयस्क। अयस्क क्या है ये देख लेते हैं। वे पदार्थ, वे तत्व
ये भी पदार्थ, वे ऐसे लिख सकते हैं, वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक, पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे क्या कहते हैं? अयस्क, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक, देखो मैं फिर दोबारा से वही सक्रिय जो धातु हैं, सक्रिय धातु हैं उनसे संबंधित बता रहा हूँ कि वो कौन से सक्रिय ज़्यादा हैं, कौन से कम है, कौन से न जो ज़्यादा है न कम है, बीच में है। तो इस तरीके से मैं चलो बता ही देता हूँ। जिस सबसे ज़्यादा जो अधिक अभिक्रियाशील हैं वो हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। और जो न तो ज़्यादा है न कम है, वो बीच वाले हैं, मध्य अभिक्रियाशील हैं, वो होते हैं जिंक, आयरन, प्लेडियम, कॉपर, मरकरी। और जो सबसे कम अभिक्रियाशील है, जो कम अभिक्रिया करते हैं किसी से भी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड ऐसे धातु हैं जो सबसे कम अभिक्रियाशील हैं। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करेंगे धातुओं का निष्कर्ष। धातुओं का हम निष्कर्ष कैसे करें कि ये अयस्क से धातु प्राप्त करना जो होता है उसका निष्कर्षण कैसे करें। ठीक है, देखो इसमें जब भी हम धातु का निष्कर्षण करते हैं तो ये 3 प्रक्रियाओं से निकलना पड़ता है। उसमें जो क्या क्या प्रक्रिया हैं ये मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहली प्रक्रिया के तौर पे हम करेंगे अयस्कों का समृद्धिकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? अयस्कों का समृद्धिकरण। दूसरा है धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। धातुओं का फिर उसके बाद निष्कर्षण किया जाएगा, समृद्धिकरण करने के बाद निष्कर्षण करा जाएगा, ये दूसरा चरण है। फिर तीसरा चरण इसमें है धातुओं का परिष्करण करना। पहले समृद्धिकरण किया जाता है, फिर निष्कर्षण किया जाता है, फिर परिष्करण किया जाता है। ठीक है, ये इनकी 3 स्टेज हैं। इन स्टेजों के बाद धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और फिर आगे है बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं अयस्क के बारे में। सबसे पहले हमें अयस्क प्राप्त होता है, फिर अयस्क का सांद्रण के रूप में परिवर्तन करना होता है, फिर उसके बाद उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, और जैसे मैंने बताया निम्न अभिक्रियाशील धातु होती हैं। जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होती हैं वो किस तरह गलित धातु को विद्युत अपघटन करती हैं, गलित धातुओं में विद्युत अपघटन करती हैं। ठीक है, और मध्य क्रियाशील धातु होती हैं वो जैसे सल्फाइड अयस्क होता है, कार्बोनेट अयस्क होता है, और निम्न क्रियाशील धातु जो होती है वो जैसे सल्फाइड अयस्क होता है, इस तरीके से। ठीक है, और ये इसका काफ़ी लंबा प्रोसेस है, जैसे भर्जन करना, धातुओं का फिर परिष्करण किया जाता है, जैसे SgS, ZnS ये है। ठीक है, सल्फर अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है, जिंक, ZnCO3। ठीक है, तो इसका जो कब जैसे सल्फाइड अयस्क जो होता है शनिवार वायु में पाया जाता है, उसमें शनिवार। ठीक है, और सीमित वायु में होता है। इन दोनों जैसे कार्बोनेट अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है, इनका भर्जन और निस्तारण किया जाता है, भर्जन और निस्तापन किया जाता है। उसके बाद धातुओं का ऑक्साइडीकरण किया जाता है, उनमें ऑक्साइड की क्रिया किया जाता है। फिर उसके बाद धातुओं में अपचयन क्रिया की जाती है। अपचयन क्रिया क्या है क्या नहीं है ये मैं पहले बता चुका हूँ। तब जाके मतलब धातु का शोधन होता है, तब जाके क्या होता है
धातु का शोधन। सबसे लास्ट की प्रक्रिया है धातु का शोधन करना। ये एक प्रक्रिया है जो मैंने अभी थ्योरेटिकल तुम्हें समझाई है, और इस वीडियो को बार बार देखोगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में ही आएगा। फिर दोबारा से मैं बहुत जल्दी इसे समझा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले ऐश को होता है, ऐश का सांद्रण, ठीक है। ऐश का सांद्रण उच्च अवक्रियाशील धातु है, कोई निम्न अवक्रियाशील धातु है, कोई मध्य अवक्रियाशील धातु के रूप में है। जो उच्च अवक्रियाशील धातुएं जो होती हैं, गलित धातु का विद्युत अपघटन होता है, ठीक है। और मध्य अवक्रियाशील धातु होती है वो सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क में परिवर्तन हो जाती हैं। निम्न अक्रियाशील धातु जो सल्फाइड अयस्क में ही रहती हैं, ठीक है। जो सल्फाइड अयस्क होता है HgS ZnS के जरिए होता है, और कार्बोनेट अयस्क ZnCO3 होता है, ठीक है। और इसका जो सिनार वायु के रूप में यूज किया जाता है, भर्जन किया जाता है, और भर्जन और निस्तापन किया जाता है, ठीक है। भर्जन निस्तापन के बाद धातुओं का ऑक्साइड किया जाता है, धातुओं का ऑक्सीकरण किया जाता है, और ऑक्सीकरण करने के बाद धातुओं में अपचयन अवक्रिया अपनाई जाती है। अपचयन अवक्रिया के बाद धातुओं का शोधन किया जाता है। ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। इस तरीके से इसकी प्रक्रिया चलती है पूरी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पूरी प्रक्रिया आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक है। और आगे हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे।